पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने पाबंदी लगाई है, लेकिन अब ये पाबंदी आगे कायम करने के लिए भारत सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इनका कार्य, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जयंत उमरानीकर सर है, जो कि पूर्व डीजी स्पेशल ऑपरेशंस रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे, आपके कार्यकाल में ये जो संगठन है उसका नाम क्या हुआ करता था, और जो इनपुट्स अभी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र पुलिस को मिलते हैं, एटीएस को मिलते हैं, वैसे आपके दौर में क्या कुछ आपसे पूछा जाता था या आप क्या इनपुट दिया करते थे? नहीं, हमारे दौर में तो पीएफआई था नहीं, लेकिन सिमी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब तक कोई संस्था अच्छा काम करती है तब तक सरकार उस पर उसको जो काम है वो नज़रअंदाज करती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिससे पता चला कि ये संस्था जो है कुछ विघातक काम कर रही है या राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है, तो नेचुरली उसके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है। और जैसे पीएफआई के बारे में भी मैं कह सकता हूँ कि पहले सरकार ने रेड्स किए, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ सीजर्स किए होंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया और उसके बाद में बैन लाया है। तो मेरा ये मानना है कि पूरेपूर एविडेंस उनके पास है, इसीलिए उन्होंने जो है वो बैन लाया है। अभी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि जो कार्यकर्ता पीएफआई के हैं वो कभी सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आपकी जानकारी क्या है? जो नाम आए हैं उससे तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनका संबंध जो है सिमी के साथ था, और वही लोग हैं, सभी नहीं लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है वो ये संस्था में काम कर रहे थे। तो इससे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक तो इस्टेब्लिश होता है, ज़रूर होता है। आरोप लगे हैं कि क्रूरता के जैसे घटनाएं हुई है, और यह आरोप पीएफआई के जो ऑफिस बेरर्स है, जैसे केरला में कुछ घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उस एरिया में ये थोड़ा क्रौर्य ज़्यादा ही है। मुझे लगता है कि आप अगर हिस्टोरिकली भी देखोगे तो जैसे मोपिला का जो रेबेलियन हुआ था खिलाफत के दरमियान, खिलाफत मूवमेंट के दरमियान, तब भी बहुत बुरी तरह से उन्होंने लोगों को ट्रीट किया था, बहुत एट्रोसिटीज़ हुई थी। और उस एरिया में मुझे लगता है कि थोड़ा ये लोग ज़्यादा इमोशनल हैं और ज़्यादा जल्दी जो है वो एकदम गर्म हो जाते हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कार्यकर्ता जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं उन्होंने जो आईसिस जो आतंकी संगठन है वहाँ पर जाकर भी काम किया है या उनसे जुड़ गए हैं, और वहाँ के भी कुछ एविडेंसेस या कई एविडेंसेस भारत सरकार के पास है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि इस तरह का एविडेंस है तो ज़रूर उनके पास एविडेंस होगा। और हमें जो पता चला है वो ये है, मतलब मेरे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि प्राइवेट में जो मेंबर्स है पीएफआई के जब बात करते हैं तो अपनी संस्था का नाम वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लाम बताते हैं। तो इससे भी थोड़ा जाहिर होता है कि शायद उनके मन में कुछ तो खलल कहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बदमाशी हम कह सकते हैं, इस प्रकार से कुछ वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी पुणे में हाल ही में जो पाया गया है कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था 22 सितंबर को, जो कार्रवाई हुई थी पैन इंडिया, और कई कार्यकर्ता पीएफआई के गिरफ्तार किए गए थे जांच एजेंसियों द्वारा, और तब पुणे में जो मोर्चा निकला था तब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसके आड़ में पॉपुलर फ्रंट के भी नारे लगा रहे। तो ये जो मिक्सचर है कि पकड़ में ना आना चाहिए, लेकिन जो उद्देश्य है वो भी उनका पूरा हो रहा है। नहीं हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि आप नारे क्या लगाते हो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या करते हो। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि खाली नारों से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई विघातक काम कर रहे हो तो आपके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में जो दिया गया है कि जिस प्रकार से वो मन दूषित करने का काम कर रहे हैं या समुदायों में जो दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं या अपने समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ही ये नारेबाजी का भी एक उसका उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए खाली नारेबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया इतना प्रिवेलेंट है कि अगर आपको कोई मैसेज अच्छा या बुरा देना है
तो उसके लिए कई मार्ग है लोगों के पास। जैसे बुरे काम के लिए अभी पीएफआई की चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पर है, पर अगर ये कोरोना महामारी का दौर ही देख लीजिए या महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है पिछले कुछ सालों में, वहाँ पर उन्होंने जो नेकी का काम किया है वो भी छिपना नहीं चाहिए। फिर वो काम वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये देखा है कि संस्था जो है अच्छा भी काम कर सकती है और उसका आधार लेके या उसका बुर्खा पहन के कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। आमने सामने से लगेगा कि ये बहुत अच्छी संस्था है और कुछ विधायक काम कर रही है, लेकिन अगर पीछे उन्हीं के लोग कुछ जगह विघातक काम कर रहे हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। यानी जो आरोप लगे हैं, जो सबूत भारत सरकार के पास है और उसके आधार पर अभी इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इनके लिए अभी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं कि वहां पर जाकर ये चैलेंज करें। हाँ, पहले तो ट्राइब्यूनल के सामने सब जाता है। जब ऐसा बैन होता है तो पूरा जो एविडेंस है वो लेके गवर्नमेंट को ट्राइब्यूनल को देना पड़ता है। फिर ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है कि ये बैन लाजमी है या नहीं है और उसके मुताबिक फिर कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि बैन रेड्स के बाद आया है तो सरकार के पास प्राइमा फेशिया एविडेंस ज़रूर होगा। आज जो सुनने में आया है कि उनके ही जो ऑफिस बेयरर्स है उन्होंने उस संगठन को डिसॉल्व भी कर दिया। ये तो कई बार होता है, आपने देखा होगा। जैसे मसूद अजहर भी नया नया जो है ऑर्गेनाइजेशन लाते जाते हैं पाकिस्तान में, कभी ये नाम से कभी उस नाम से। तो ये तो बड़ा इजी काम है। अब मैंने ये भी सुना है कि पीएफआई को भी शायद डिसॉल्व कर दिया है उनके जनरल सेक्रेटरी ने, क्योंकि उन्होंने एक दावा किया कि सरकार ने पाबंदी लगाई है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं तो हम हमारी संस्था जो है डिसॉल्व कर देंगे। अगर इतना जल्दी उन्होंने ये निर्णय लिया है, इसका मतलब मुझे लगता है कि शायद उनके पास और भी कोई प्लान होगा। पर ये जो प्लान के साथ वो सामने आते हैं और जैसे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो सिमी जो संगठन है उसमें के ही कार्यकर्ता अब पीएफआई में आ गए, तो अब अगर दूसरी संगठन आ गई तो उसमें भी ये कार्यकर्ता फिर से जुड़ जाएंगे। तो अभी किसी व्यक्ति पर पाबंदी लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या? यूएपीए में प्रावधान है वो, लेकिन खाली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए है। मतलब अगर कोई संस्था आपने डिक्लेयर की है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जितने मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी इंडिविजुअली कार्रवाई हो सकती है और कह सकते हैं कि ये आदमी जो है टेररिस्ट है। फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वो टेररिस्ट ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपने सुना किस प्रकार से ये जो पाबंदी है वो पीएफआई पर लगाई गई है और शायद उस संगठन को डिसॉल्व भी कर दिया गया है। हो सकता है फिर एक बार नए नाम से ये संगठन सामने आए, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि जहाँ एक और जिन्हें पाबंदी लगाई गई है उन्हें कोर्ट के दरवाजे खुले हैं न्याय मांगने के लिए, वहीं भारत सरकार के जो होम मिनिस्ट्री है उनकी भी नज़र पैनी है, इन पर नज़र रखे हुए है कि कहीं कुछ देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी या कार्रवाई या कदम ये लोग तो नहीं उठा रहे हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।